अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। रमज़ान की एक और मुक़द्दस सुबह, सहरी का पुरनूर वक्त, रहमतों का नुज़ूल और इन्हीं तमाम तर रानाइयों के साथ मैं आपकी मेज़बान महविश सिद्दीक़ आप सबको खुशामदीद कहती हूँ आज न्यूज़ और आज एंटरटेनमेंट की सहरी ट्रांसमिशन बाराने रहमत में। रोज़ा हमें सिर्फ भूख प्यास की तलकीन नहीं करता बल्कि किरदार साजी और परहेज़गारी की भी तलकीन करता है। लेकिन किरदार साजी में हम थोड़े से पीछे रह जाते हैं क्योंकि कुछ बुराइयां किरदार की हम उन्हें बुराइयां नहीं समझते। आज की ट्रांसमिशन का जो मौजू है वो है झूठ और गीबत। ये आपके किरदार की ऐसी बुराइयां हैं जिसे अल्लाह ताला निहायत नापसंद करता है और गीबत को तो ऐसा शुमार किया जाता है जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना हो। तो इसी मौजू पे हम बात करेंगे और अपनी ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक टू आवर सहरी ट्रांसमिशन बाराने रहमत। किचन का सेगमेंट आ गया और हमारे साथ मौजूद है हमारी शेफ़ खदीजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ और माशाल्लाह हम दोनों ही आज अच्छे लग रहे हैं। मैंने आज अकेली आपकी तारीफ़ इसलिए नहीं की क्योंकि जैसे ही मैं आपकी तारीफ़ करती हूँ आप मेरी तारीफ़ कर देती हैं। क्योंकि हम दोनों ही अच्छे लग रहे हो। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, आज आप क्या बनाने वाली हैं? आज मैं अपनी भी फेवरेट चीज़ बनाने वाली हूँ और शायद सबकी, चिकन मलाई टिक्का। चिकन मलाई टिक्का? जी। क्या आज मेरा लकी डे है? सबका ओके वेल, हम थोड़ी सी वेरिएशन लाते रहते हैं अपनी रेसिपीज़ में। कभी हम सब्जियों की रेसिपीज़ ट्राई करते हैं, कभी चिकन की, कभी कीमा, ताकि हमारे जैसा घर में भी होता है ना, हर दिन तो गोश्त नहीं बनता, तो इसी तरह हमारे किचन में भी है। अच्छा, तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले क्या करना है हमें? सबसे पहले हम डालडा का कुकिंग ऑयल डाल देंगे थोड़ा सा। ओके, डालडा की एक ख़ास बात यह है कि रमज़ान में फ्राइंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, जिसके लिए एक अच्छी क्वालिटी का कुकिंग ऑयल यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि डालडा कुकिंग ऑयल आपकी कन्वीनियंस के लिए स्टैंड अप पाउच और बॉटल में अवेलेबल है। जहां मामता वहां डालडा। चलें जी, ऑयल तो हमने डाल दिया, अब ऑयल के बाद आई गेस जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा, ऐसा है? नहीं, पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। ओह नो, ऐसे कैसे हो गया कि मैंने ये गलत गैस कर दिया? जाएगा लेकिन बाद में जाएगा। बाद में जाएगा। अच्छा, चिकन को मैरिनेट करने के लिए आपने क्या क्या डाला? सबसे पहले हम पेस्ट बनाएंगे ग्रीन रेड चिली उसका, ठीक है। उसमें हम धनिया ले लेंगे, ओके, और गार्लिक ले लेंगे, उसका पेस्ट बना लेंगे। यानी हरे मसालों का चटनी बनानी है। हाँ, और चटनी उसमें मैरिनेट करना है हमारा टिक्का। जी, टिक्का बोनलेस लिया है आपने या? जी बोनलेस लिया है। ओके, उसमें फिर हम दही डाल देंगे, ठीक ओके। है। और फिर उसमें हम मसाले डाल देंगे, चाट मसाला, ठीक है, और हमारा नमक और ब्लैक पेपर और गरम मसाला और रेड चिली। ओके, रेड चिलीज भी हैं, बड़ा चटपटा सा होने वाला है। ग्रीन चिलीज भी हैं। ग्रीन चिलीज की एक अच्छी सी अलग ही खुशबू होती है। ऐसे ही है। अच्छा, तो अक्सर लोग अवॉइड भी करते हैं, तो कोई ऐसी चिली है ग्रीन वाली वेरिएशन की कि उससे मिर्चें ना लगे? हाँ है, वो एक मोटी सी जो आती है ना, वो वाली, उसमें मतलब मिर्चें नहीं होती हैं, उसमें सिर्फ खुशबू और फ्लेवर हाँ फ्लेवर होता है। अच्छा, तो उसका कोई पर्टिकुलर नाम है? बिल्कुल है। क्या नाम है? ग्रीन रेड चिली होती है वो। ओके, ग्रीन चिली, ये उसका पर्टिकुलर मैं थैंक यू सो मच यार, आपने इन्फॉर्मेशन में हमारी इजाफा किया। लेकिन अभी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है बिकॉज आपने सबके लिए ये खाना बनाना है, तो कैरी ऑन करें। अच्छा जी, हमारी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। कवाली का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा और ये इसीलिए होता है कि सहरी के वक्त थोड़ी सी जो है ना सुस्ती होती है हमारी पब्लिक में, तो उन लोगों को जगाने के लिए बेसिकली हम वो पुराने ज़माने में जैसे ढोल वाले आते थे ना कि जागते रहो या जाग जाओ मुसलमानों, सहरी का वक्त हो गया है, तो हम बेसिकली वो वाला टास्क अभी सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। ही इज़ एक्चुअली AI स्पेशलिस्ट और इनका नाम है उसामा अली कालार। इनको वेलकम करते हैं अपनी ट्रांसमिशन में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा गुजर रहा है आपका रमज़ान? माशाल्लाह बेहतरीन ही गुजर रहा है रमज़ान तो माशाल्लाह। बेहतरीन ही अच्छा, अभी आपने हमारी कवाली की महफिल एंजॉय की, तो कैसा लगा आपको? रूह परवर मंजर देखने को मिला, दिल को सुकून मिला, जो होता है जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें होती हैं तो फिर यही होता है। बेशक बेशक ऐसा ही है।
और स्पेशली रमज़ान के महीने में जब इंसान इतना बिज़ी हो जाता है अपने नॉर्मल रूटीन में, प्रोफेशनल लाइफ में, तो इस तरह के सेशंस और इस तरह के रूटीन्स की ज़रूरत होती है बिल्कुल जस्ट फॉर ऐसा। द कनेक्टिविटी। ऐसा बिल्कुल है। बिल्कुल ऐसा ही है। जाहिर सी बात है कि रमज़ान जो है वो है ही महीना इबादतों का, जहाँ पर जो है आप पूरे साल की जो आपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर या आपने पर्सनल लाइफ के अंदर किया होता है, तो आपको एक मौका मिलता है रीसेट करने का कि आप रूहानी तरफ जो है अपना अंदर से जो स्पिरिचुअल आपका जो एक एलिमेंट है एलिमेंट उसको है उसको एक्टिवेट आप कर दें। एक्टिवेट करें। तो सही बेशक कह रहे ऐसा ही हैं। है। अच्छा, एआई स्पेशलिस्ट हैं आप, तो एआई के हवाले से अगर मैं आपसे सवाल करूं कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा इन फ्यूचर कव्वालों को भी एआई रिप्लेस कर देगा? इन फ्यूचर तो शायद आपने बहुत देर के बाद का है, रिप्लेस कर चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे आ चुके हैं कि वो सिंगर्स की जो है परफॉर्मेंस जो है उसको बिल्कुल रेप्लिकेट किया, बल्कि एक नए तरीके से वो उसको बना भी सक रहे हैं। और बेशुमार इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, हत्ता कि आज ही पढ़ा आप, ये सिंगर्स तक जा रही हैं। पूरा आज की तारीख में एक न्यूज़ है कि एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बहुत बड़ा एक मुल्क के अंदर, जहाँ पे मेन स्ट्रीम की जो मूवीज़ हैं, थिएटर्स मूवी, वो भी अब एआई बनाएगा। तो उसके ऊपर $10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है। तो फ्यूचर नहीं, अब ये प्रेजेंट में है, खाली प्रेजेंट में हो रहा है। तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया नहीं है? बिकॉज इतने सारे लोग जो हैं, हमारी इतनी पॉपुलेशन है जो बेरोज़गार हो सकती है इससे। तो ये तो 2019 से एक जो रेवोल्यूशन ने एक्सेलरेशन पकड़ी है, वो 2026 पे हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर हर वो मुमकिन चीज़ हो सकती है जिसके लिए एक डिजिटल जितने भी काम हैं आपके कंप्यूटर से रिलेटेड, आज की तारीख में 2026 में वो मुमकिन है जो एआई कर सकता है। तो एक बिल्कुल लम्हा फिक्रिया भी है एक देखने, लेकिन मसला ये है कि हम बज़ाते जो पाकिस्तानियों की अगर हम बात करें, तो हम अभी तक उस चीज़ से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, हम उसको समझ नहीं पा रहे कि ये जो फ्यूचर है, जब जेटसन हम देखते थे एक ज़माने में, मैं बचपन में कार्टून देखता था जेटसन, जिसमें चीज़ें उड़ती थी, एआई दिखाते थे, वो एक फ्यूचरिस्टिक कार्टून था। वो फ्यूचर अब आ चुका है। तो वो फ्यूचर को समझने के लिए उसका एडॉप्ट करना, उसके एडॉप्शन जो है वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। हम और वैसे भी समझ ही नहीं रहे। पाकिस्तान में कोई भी टेक्नोलॉजी आती है या कोई भी एडवांसमेंट होती है तो वो काफ़ी देर बाद आती है। मुझे तो लगता है 100 साल बाद आती है, दुनिया में 100 साल पहले हो चुका होता एग्जैक्टली है। ये पहले होता था कि एक अगर वहाँ पे किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में मोबाइल लॉन्च हो रहा है, तो वो उसकी एक्सेसिबिलिटी जो है वो पाकिस्तान में 5 साल बाद आती थी। वो दौरानिया 3 साल, 2 साल, 1 साल। अब वो दौरानिया इतना कम हो चुका है कि जो टेक्नोलॉजी दुनिया भर में कहीं भी लॉन्च हो रही है, उससे पाकिस्तानी भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। लेकिन मसले की बात यह है कि हम जो हैं इस तरफ जाते नहीं हैं, ना सोचते हैं। हमारा जो सारा का सारा अटेंशन जो है वो ह्यूमर की तरफ ही जाता है। मजाक कर लो हमसे, मस्तियाँ करवा लो, जुगत्ते लगवा लो हम, और वो चीज़ें भी अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी आ रही है तो वो इस्तेमाल भी उन्हीं चीज़ों के अंदर हम कर रहे होते हैं। हम जो हैं उसकी जो एक पावर होती है, उस पावर को ना हम रियलाइज़ कर पा रहे हैं, ना उसका सही से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो उसकी रीज़न तो यही है ना कि हमारे पास सही तरीके से उस चीज़ की नॉलेज नहीं है और ट्रेनिंग नहीं है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे आगे जाके कि इसकी ट्रेनिंग के कौन कौन से इंतज़ामात पाकिस्तान में अभी मौजूद है। और अली ज़मान साहब, आपके तो फ्यूचर पे इन्होंने क्वेश्चन मार्क कर दिया, मतलब हम लोग तो रिप्लेस हो जाएंगे एआई से, तो हम क्या करेंगे? तो क्या पता अल्लाह ताला ये हमारी आखिरी सहरी ट्रांसमिशन तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल आगे भी अच्छा होगा, आप अच्छे की उम्मीद रखें। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह इसी अच्छे की उम्मीद के साथ एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा और देखते रहिए हमारी सही ट्रांसमिशन बराने रहमत। बराने रहमत सही ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। और आज की ट्रांसमिशन का हमारा मौजू है झूठ और गीबत। इस सिलसिले में हम बातचीत करेंगे अपने जय्यद आलिम दीन मुफ्ती मोहसिनुज़्ज़मा साहब से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम बहन, कैसे हैं आप? आपके तो आप खैर से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज का टॉपिक तो आपने सुन लिया, झूठ और गीबत। दो ऐसी चीज़ें हैं जिसको मेरे ख्याल से आज के ज़माने में ना तो कोई गुनाह समझ रहा है और ना ही कोई बदफेली समझ रहा है, बस इसको रूटीन बना लिया है। तो इस हवाले से इस्लामी तालीमात क्या कहती हैं, पहले झूठ के ऊपर बताइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, लानतुल्लाहि अलल क़ाज़िबीन, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो कि खालिक़ कायनात है, और लाखों दुरूद सलाम मेरे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो कि अल्लाह के महबूब हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। महफिश बहन, ये जो आपने टॉपिक चुना है झूठ और गीबत, सबसे पहले हम झूठ की बात करें। ये दोनों टॉपिक या दोनों मौजू जिसे आपने रखे हैं, ये दोनों ही आज के माशरे में इतने ये समझ लीजिए कि
शामिल हाल हैं कि हम इसको समझते नहीं कि ये कोई गुनाह है, हालांकि ये दोनों ही गुनाह कबीरा है। एक होता है गुनाह सगीरा, एक होता है गुनाह कबीरा, बड़ा गुनाह। और इसके बारे में अल्लाह ने कुरान पाक में कई मकामात पे झूठ के बारे में भी और गीबत के बारे में फरमाया। लेकिन मैं एक आयत आपके सामने अल्लाह फरमाना है कि अल्लाह की लानत है उन लोगों पे जो झूठ बोलते हैं। अब सोचिए, अल्लाह अपनी नजर रहमत हटा ले, फिर बचा क्या? बिल्कुल। यानी कायनात पर अगर मेरे रब की रहमत है तो जिस शख्स पर, तो अल्लाह ताला उस पर रहमतें बरसा रहा है, लेकिन अगर वो नज़र रहमत हट गई तो फिर वो कहाँ जाएगा? तो सोचिए कि जो शख्स झूठ बोलता है या झूठों के जाविये को आगे बढ़ाता है तो अल्लाह ताला उस पर लानत भेज रहा है। सोचिए कि कितना बड़ा, समझिए कि एक अजाब है। अब अहम बात जो समझाने की वो ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनाफिक की 3 निशानियाँ हैं। पहली निशानी क्या है? अमानत देंगे, खयानत करेगा। दूसरी निशानी क्या है? वादा करेगा, वादा खिलाफी करेगा। तीसरी निशानी क्या है? जब बात करेगा तो झूठ बोलेगा। ये मुनाफिक की निशानी। अब आप हम सोचे कि हम अपने कैटेगरी का हम किस हाल पे हैं। आज सबसे ज़्यादा इस पर देखा जाए तो, और फिर हुजूर फरमाते हैं इंसान झूठ बोलता है, यहाँ तक कि काजिब लिख दिया जाता है। काजिब कहते हैं झूठे को, और उसका किस उसे हदीस पाक के मफ़हूम के मुताबिक दोज़ख के करीब कर देता है। सिर्फ यही नहीं, याद रखिएगा झूठ बोलने वाले के रिस्क में कमी कर दी जाती है, उसकी दुआएं कबूल नहीं होती, और सबसे बड़ी बात एतमाद वो खो देता है। अब आप मिसाल में देता हूँ, हम झूठ को इतना लाइट लेते हैं। अभी ऑफिस पहुंचे नहीं है, फोन आ गया बॉस का, सर मैं तो रास्ते में हूँ। भाई घर में बैठे हो, झूठ क्यों बोल रहे हो यार? बिल्कुल हलाल काम कर रहे हो, लेकिन क्या हराम कर दिया। मुनाफा, भाई ठेले पे चले जाए या आप कपड़े खरीदती होंगी, कपड़ा बेचने वाला कहता है बाजी खुदा की कसम मैंने तो 10 रुपये मुनाफा नहीं रखा। 10 रुपये मुनाफा नहीं रखा होगा उसने, बिल्कुल रखा होगा। अब हलाल काम था, लेकिन इस तरह काम करके उस हलाल काम को क्या कर दिया? गुनाह वाला काम कर दिया। तो बरकत खत्म हो जाती होगी। बरकत, अल्लाह अकबर, उस माल में ही बरकत नहीं रहेगी जिसमें झूठ शामिल हो गया। तो असल मसला यही है कि हम झूठ को इतना फॉर ग्रांट नहीं लगे हैं। यहाँ तक पहले तो था कि किसी के खिलाफ आप झूठ बोल रहे हैं, अब तो ये है कि हर बात पर आप समझते हैं कि जब तक झूठ ना बोलें तो, मैंने यहाँ तक सुना यार अगर झूठ नहीं बोले तो काम नहीं बनेगा। ओ भाई, क्या दुनिया में आप ही की जिंदा है और आप ही चल रहे हैं तो झूठ बोलने तो काम नहीं बन रहा? ऐसा नहीं। हाँ, तकलीफ तो आती हैं जब आप सच्चाई पर होते हैं, जब आप अच्छे काम कर रहे होते हैं, तो ऐसे होता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, मोमिन हदीस पाक में बखील हो सकता है, उससे और गुनाह हो सकते हैं, लेकिन मोमिन झूठा नहीं हो सकता। मालूम ये चला कि ईमान की अलामत है कि ईमान वाला कभी झूठ नहीं बोलेगा। जब ईमान वाला होगा झूठ नहीं बोलेगा, और जब झूठ बोलेगा तो ईमान वाला नहीं होगा। तो मसला यही है कि आज हमें इस कैटेगरी को, म्यार को समझना होगा कि आज हम झूठ को फोकस दे के चंद लम्हों की खुशियाँ हासिल कर लें और फिर बाद में पछताएं। एक और बात जो अहम बात समझ जाने की है, सिर्फ झूठ ही नहीं बोलते, बल्कि यहाँ तक कि वो बताते हैं, देखा जाए तो लोग इसको मज़े के तौर पर लेते हैं कि चलो यार मैंने उसके लिए तो ऐसी बात कर दी। खुदारा याद रखिएगा, झूठ मज़ा में बोलें या वैसे बोलें, झूठ झूठ है, गुनाह कबीरा है। तौबा नहीं करेंगे अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह ताला अज़ाब अता फरमाएगा। बिल्कुल, और किसी के बारे में कुछ इस तरह से झूठ बोल देना, ये तो तोहमत के ज़ुमरे में आ जाता है ना। तो ये तो बहतान, ये तो बहुत बुरी चीज़ है। बिल्कुल। मज़ीद हम बातचीत करेंगे मुफ्ती साहब, लेकिन ब्रेक तो ज़रूरी है, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी सहरी ट्रांसमिशन बाराने। बाराने रहमत सहरी ट्रांसमिशन में एक दफ़ा पे खुश आमदीद। यहाँ पे हमारा तिक्का रेडी हो रहा है और शेफ़ खदीजा हमारे साथ हैं, जो कि अभी हमें बताने वाली हैं कि ड्रिंक में आज क्या बनने वाला है। आज ड्रिंक में हमारा बनेगा स्ट्रॉबेरी स्मूदी। स्ट्रॉबेरी स्मूदी, दैट्स वेरी हेल्दी। बहुत हेल्दी और बहुत मज़े का लगता है ये पीने में ना। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बनेगी कैसे? बहुत ईजी है। स्ट्रॉबेरी लें आप, ठीक है, जग में, और उसमें आप योगर्ट डाल दें, ठीक है, और उसमें मिल्क ऐड करना। अच्छा, योगर्ट भी डलनी है? तो स्ट्रॉबेरीज भी खट्टी होती हैं, योगर्ट भी खट्टी होती है, तो इस ज़्यादा वो नहीं हो जाएगा खट्टा खट्टा सा? नहीं, जो दही है वो आप खट्टी वाली ना लें, ठीक है। एक खट्टी दही आती है और एक जो मीठी वाली भी आती है ना। तो
ओके अगर ज़्यादा खट्टा हो रहा है आप इसमें शुगर ऐड कर लें। ओके, एक और इंग्रेडिएंट भी हम यूज़ कर सकते हैं जी, वैसे उसके शुगर। लिए, जी शुगर। जी। अच्छा, और हमारे पास और क्या इसमें है? अब हम जो है शरबत गुलबहार डालेंगे थोड़ा सा। ओके ठीक है। जी, जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार, फलों फूलों और ख़ास जड़ी बूटियों के अर्कियात से तैयार करदा। अगर आपका ये स्मूदी जो है वो ज़्यादा मीठा नहीं है और अगर आपको मीठा करना है तो हम शरबत गुलबहार ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, और बिल्कुल। इससे ना बहुत अच्छी सी आप प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। मैं भी इनको यही कह रही थी कि यहाँ से कुछ करके थोड़ा सा ड्रिप होता हुआ नजर आए, वो कितना प्यारा लगता है ना, रेस्टोरेंट लगता है। स्टाइल लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है। एंड दैट्स इट, ये बन गई हमारी स्मूदी। जी रेडी। अरे वाह, ये देखिए जी कितनी खूबसूरत हमारी स्मूदी रेडी हुई है। एंड इट्स रियली हेल्दी, क्योंकि सुबह कहते हैं ना कि आप दूध का इंटेक भी लिया करें, तो वैसे तो हमसे दूध पिया नहीं जाता विदाउट यानी अनफ्लेवर्ड मिल्क जो होता है, तो उसके लिए बेहतर है कि हम स्मूदी बना लें। और स्ट्रॉबेरीज तो वैसे ही उसका और सीजन सहरी है। में ये जो है बहुत अच्छी ड्रिंक है वैसे, तो आप सहरी में पी सकते हैं। बिल्कुल, और स्ट्रॉबेरीज की ख़ास बात ये होती है कि ये फुल ऑफ फाइबर होती है, लाइक आपके हाजमे में ये बहुत मदद करती है। तो अच्छा है अगर आप ये नाश्ते में ले लेंगे, योगर्ट भी है, प्रोबायोटिक्स भी हैं इसके साथ साथ, तो काफ़ी आपको फ़ायदा होने वाला है। तो मुझे बताएं कि अभी इस तरह से ये जो रेसिपीज़ हम डेली बना रहे हैं, तो ये आपको आइडिया कैसे आता है कि आज हमने ये बनाना है? क्योंकि ख़वातीन का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उनको ये आइडिया नहीं हो रहा होता कि आज बनाए क्या। बस ये मेरे दिमाग में खुद ही आ जाता है। एक तो मैं शेफ़ हूँ, तो पहली बात तो ये है, तो इसलिए मुझे पता होता है कब क्या चीज़ बनानी चाहिए, कब क्या नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, आप रेस्टोरेंट में भी काम कर रही हैं ना? जी, जी। तो रेस्टोरेंट में तो बहुत क्विकली आपको रेसिपीज़ बनानी होती है, बहुत ज़्यादा। वैसे वहाँ पर रेसिपीज़ वगैरह डिसाइडेड होती हैं क्योंकि मेन्यू फिक्स वो तो होता है। ऑब्वियसली मेन्यू होता हाँ, है फिक्स होता है, तो लेकिन ये है कि ऑर्डर्स आपको बहुत जल्दी निकालने होते हैं, ओके। टाइम पर निकालना है, तो वरना कस्टमर जो है वो फ़ौरन लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, नाराज़ हो जाते हैं। नाराज़ लेकिन हो जाते रेस्टोरेंट में बहुत क्विकली अगर बन भी रहा होता है तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप पहले से बना के रख लेते हैं फिर उसको यूटिलाइज करें? हमारे यहाँ रेस्टोरेंट में ये होता है कि आप प्रेप जो होती है वो पहले से करके रख देते हैं। अच्छा, तो ऐसा होता है हाफ डन करके रख दिया हो? हाफ डन करके रख देते हैं, ऐसा ही होता है ना। ओके, तो ये Prep फ्रेशनेस उसकी ख़त्म तो नहीं हो जाती? नहीं, अगर कुछ ख़राब होता है तो हम वो आउट कर देते हैं। ओके, वैसे बचता नहीं है क्योंकि ऑर्डर्स इतने होते हैं, लोग इतना खाते हैं शौक से, तो वो निकल लोग जाता है। इतना खाते हैं। कराची वालों का मसला ये है कि इनकी एंटरटेनमेंट है खाना। कहीं कुछ बोरियत हो रही है तो फ्रेंड्स प्लान बनाते हैं कि यार चलो कहीं खाना खाने चलते हैं, तो हमारे पास यही एक ले दे के एंटरटेनमेंट रह जाती है। वेल, अपनी ट्रांसमिशन को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए पराने रहमत। बाराने रहमत सहरी ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम बात कर रहे थे कि इंस्टीट्यूट्स एआई से रिलेटेड यहाँ पे हैं नहीं हैं, या उनकी ज़रूरत है या नहीं। तो उसामा, मुझे ये बताइए कि हमारे यहाँ एआई इंस्टीट्यूट्स हैं और मैंने सुना था कि आपने भी कोई इंस्टीट्यूट बनाया था, तो इस हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह 2023 से न्यूरोस्फीयर की बुनियाद रखी हुई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग, एआई इंजीनियरिंग जो है वो पढ़ाता है। ऑनलाइन भी हैं, ऑफलाइन भी हैं, इसके कोर्सेज भी हैं। लेकिन हकीकत जो है, आपने इंस्टीट्यूट का कहा, इस वक्त जो है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अभी से नहीं, पिछले 2-3 सालों से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एआई इंजीनियरिंग के प्रोग्राम हैं, कंप्यूटर साइंस की फील्ड में पढ़ा रहे हैं। लेकिन जो मसला है, जो प्रॉब्लम है, जो 2026 के अंदर हमें नज़र आती है, वो ये है कि रात को आप सोते हैं, सुबह उठते हैं, एआई के 2 से 3 नए मॉडल्स जो हैं वो नए मौजूद होते हैं। अच्छा, तो वो आप सिलेबस के अंदर इतना क्विकली हो रहा है इस टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन में कि एक चीज़ निकलती है। मैं आपको एक बताता हूँ, अभी क्लाउड बॉट के नाम से बहुत वायरल हो रहा है। क्लाउड बॉट जो है वो आपका कंप्यूटर, पूरा का पूरा कंप्यूटर जो है वो खुद ऑपरेट करना शुरू कर देता है। जो आप बैठ के कंप्यूटर पे काम करते हैं, आप उसको सिर्फ व्हाट्सएप के ज़रिए, टेलीग्राम के ज़रिए आप उसको गाइड करते हैं कि करना क्या है। वो खुदकार तरीके से जो है आपकी क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल करते हुए कुछ भी खड़ा कर सकता है। लोगों ने मिलियंस ऑफ डॉलर बना और उस पर एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। वो इतना है कि एक प्लेन के अंदर, यूएस के अंदर जब हुआ, तो एक टेक कॉन्फ्रेंस से जब प्लेन वापसी आ रहा था, तो मैक मिनी बैठकर उस प्लेन के अंदर सारे लोग मैक मिनी अपने छोटे से रख के बैठे थे, जिसके अंदर क्लाउड बॉट रन हो रहा था। तो उस कंपनी, 1 महीना भी नहीं हुआ उसको, और वो बिलियन या 10 बिलियन डॉलर के अंदर वो अक्वायर हो गई। तो आप जो हैं इस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के अंदर हम जो है इंतज़ार नहीं कर सकते। अच्छा, इस वक्त जो एक्सेसिबिलिटी है, जो चीज़ें हैं, वो ऐसी है जो यूएस के अंदर बैठा हुआ उधर का सिटीज़न जो है जिस तरीके से चीज़ें सीख सकता है, आपके पास भी वही चीज़ें मौजूद हैं। एक कॉन्सेप्ट है ओपन सोर्स का।
ओके। और ओपन सोर्स ये होता है कि फ्री टू यूज़, इसको आसान ज़ुबान में समझ लें, इतना टाइम नहीं है कि मैं ओपन सोर्स का पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊं, लेकिन उस ओपन सोर्स के ऊपर जो जब सॉफ्टवेयर या एआई के मॉडल्स लॉन्च होते हैं, उसके साथ ही अगले 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर यूट्यूब के अंदर उसके ट्यूटोरियल की वीडियो आ जाती है, क्योंकि वो टेस्ट कर रहे होते हैं मुख्तलिफ डेवलपर्स। आप उसको अडॉप्ट करें और उसको चलना शुरू कर दें। स्टैनफोर्ड के अंदर 2025 के अंदर बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट में पहली बार तारीख में ड्रॉप ऑफ लिया है। उसकी वजह यही है, वो कहते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो आगे उनको होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो बजाय हम जो है वो पढ़ें या चीज़ें करें, हम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आ जाएं और काम करना शुरू करें। बिकॉज टाइम फ्रेम बहुत छोटा है और आपने बहुत क्विकली उस पर रिस्पॉन्स करना है। एग्जैक्टली और ये पाकिस्तान दुनिया की तारीख में पहली बार हो रहा है कि 4 जनरेशन जो हैं आपकी वो इक्वल लेवल की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हैं। हमें जब हम अपने दादा दादी नाना नानियों को देखा तो उनको टेलीफोन यूज़ करना मोबाइल फ़ोन यूज़ करने नहीं आता था, वो टेलीफोन टेक्नोलॉजी वाले थे। लेकिन जब मैं आज अपने बच्चों को देखता हूँ और उनकी दादी यानी मैं अपनी अम्मी को देखता हूँ, तो ये बैठकर मुझ समेत हम एक ही टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो जैन बूमर हो, मिलेनियल्स हो, जैन जी हो या जैन अल्फ़ा जो आपकी आ रही है, वो बैठकर टेक्नोलॉजी इतनी अडॉप्ट हो गई है। अब इससे क्या होता है कि जॉब मार्केट के अंदर एक जनरेशन जाती थी, वो फारिग होती थी, रिटायर होती थी और दूसरी जनरेशन उसकी जगह लेती थी, क्योंकि वो नई टेक्नोलॉजीज़ पे काम करती थी। इस वक्त जॉब मार्केट के अंदर जो सबसे बड़ा रेवोल्यूशन आ रहा है वो यही आ रहा है कि ये चारों की चारों जनरेशन मौजूद हैं और टेक्नोलॉजीज चारों के चारों को इस्तेमाल करना आती है। बिल्कुल आती है। अब तो हर एक के हाथ में फ़ोन है, मतलब छोटा पैदाइशी बच्चा जो अभी पैदा ही हुआ है 1 साल का है, उसके हाथ में भी फ़ोन है, और जो हमारी दादियाँ नानियाँ हैं उनके हाथों में भी फ़ोन है और सब जेमिनाई से बातें कर रहे होते हैं। ये है कि थोड़ी सी एक्सेप्टेबिलिटी में थोड़ा सा मसला आ रहा है, वो भी पुरानी जनरेशन को, लेकिन एडॉप्शन है ना, पुरानी जनरेशन भी अगर इस्तेमाल कर रही है आपकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, तो आप सोचें कि आप जो है वो खड़े कहाँ हैं। वो अल्लामा इकबाल के शेर का एक मिसरा है, मैं वह हैरत हूँ दुनिया से क्या हो जाएगी, और वो चल रहा है फ्यूचर। मतलब मैं दोबारा कह रहा हूँ कि फ्यूचर इज़ नाउ। अब पाकिस्तान के अंदर हम कर क्या सकते हैं, देखें मैं आपको थोड़ा सा जेमिनाई समझा दूं। जेमिनाई है, चैट जीपीटी, ये है एलएलएम मॉडल, लैंग्वेज लर्निंग मॉडल, और ये लार्ज लैंग्वेज लर्निंग मॉडल्स हैं। इन्होंने आज की सूरत हाल के अंदर ये कि दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं होगी, दुनिया का कोई ऐसा रिसर्च पेपर नहीं होगा, दुनिया का ऐसा कोई पेपर नहीं होगा, कोई रिकॉर्ड्स पब्लिकली अवेलेबल ऐसे नहीं होंगे जो इन्होंने पढ़कर जिस पर ट्रेन ना किया हो। अब आपके पास एक इस तरह का सेंटिएंट बीइंग है, इंटेलेक्चुअल बीइंग है, जिससे आप बात करते हैं और उसके पास वो नॉलेज है जो किसी इंसान के अंदर होना मुमकिन ही नहीं है। एक इंसान के अंदर होना मुमकिन ही नहीं है। कि आप सोचें कि उसने हजारों लाखों करोड़ों पीएचडी स्कॉलर्स के रिसर्च पेपर पढ़ के रटे में। बिल्कुल, पहले ऐसा होता था कि आप एक अपना रोल मॉडल चूज करते थे, लेकिन वो भी एक रेलेवेंट फील्ड में होता था ना, आप उससे हर तरह के सवाल नहीं कर सकते थे। यहाँ तो आपके माइंड में कोई भी आइडिया आता है, आप सडनली आप उस पर क्लिक करते हैं, अपना प्रॉम्प्ट देते हैं और आपके पास जवाब आ जाता है। एग्जैक्टली। अब देखें मैं ना अभी जेमिनाई से अपना डाइट रोज डिस्कस करता हूँ। तो मैंने आज जौ की रोटी खा के आया हूँ मैं अभी। जब मैंने उसको कहा कि मुझे ये खानी है, तो उसने कहा ग्रेट, इट्स अ सुन्ना। वो बता भी रहे, वो मतलब मेरा इस्लामिक टीचर भी बना हुआ है, मेरा डाइटिशियन भी बना हुआ है, सारी चीज़ें बनी हुई। इसी तरीके से आम इंसान जो है वो सिर्फ बातें करे। देखें इंसान जो है ना, इस दुनिया में मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, क्रिएटिविटी के लिए आया है। इंसान जब से शऊर में आया, इंसान ने एक ही काम किया, अपने काम को आसान बनाया। ये करते करते हम इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि हमारे नज़दीक जो परफेक्ट क्रिएशन थी वो हम खुद थे, हमसे ऊपर कोई भी नहीं है। हमने उसको रेप्लिकेट कर लिया। जब हमने उसको रेप्लिकेट कर लिया, तो अब हमारा काम सिर्फ ये रहता है कि हम क्रिएटिविटी करें। बहुत जल्द आपकी चीज़ें याद रखना, जो हम जिस तरीके से आज के दौर में अपनी चीज़ें याद रखते हैं, वो भी हमारे लिए ज़रूरी नहीं रहेगा। हमारी जो स्ट्रगल्स हैं, हमारी जो लर्निंग है, नहीं रहेगी। क्रिएटिविटी हमारा सिर्फ वो वाहिद एसेंस होगा जो हमें सर्वाइवल भी और कंट्रोल भी, कहीं ऐसा ना हो इन फ्यूचर हमें रूल कर रहे हो रोबोट्स। तो वो करना शुरू हो चुके हैं। आप अपनी पर्सनल बातें जो है, स्नैपचैट जो है वो जेन जी का खासा है सोशल मीडिया, उसके ऊपर एआई अवेलेबल है, जिससे वो हर किस्म की बातें कर रहे होते हैं, दुख सुख सब शेयर कर रहे होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इसको अडॉप्ट करना बड़ा ज़रूरी है। अब एक आम इंसान जो कर सकता है वो ये कर सकता है, इनसे बात करें। और आपको जो सीखना है, आज ही आप अपना एंड्रॉयड मोबाइल उठाएं, उसके अंदर जेमिनाई ऑटोमेटिकली इंस्टॉल है। नहीं है तो आप, यानी कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे किसी भी टाइम आप ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, सीख सकते हैं। आपको पता हो क्या करना है, वो आपका मेंटोर बनेगा, आपका गाइडर बनेगा और सारी चीज़ें बनेगा। इसके ना एक नई चीज़ है, ये वाइब कोडिंग। इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, पूरा डिटेल डिस्कशन होने वाला है। बहुत मज़े की बातें, बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन है। उससे पहले मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे आज के हमारे टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। झूठ पे तो हमने बात कर ली थी, गीबत पे अब बात करेंगे कि गीबत क्या चीज़ है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वला यग़्तब बअदुकुम बअदा आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान पाक में कई मकाम पे जिस तरह झूठ के हवाले से बयान किया गया है, इसी तरीके से अल्लाह ताला ने गीबत के हवाले से भी फरमाया कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि किसी की गीबत ना करो, किसी के पीठ पीछे बुराई मत करो। क्यों? क्या तुम बेहतर समझते हो? यानी कि मफ़हूम बता रहा हूँ आप आयत का, कहता है क्या तुम्हें ये अच्छा लगेगा कि तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओ? यानी गीबत, ये कुरान पाक की आयत मैंने आपके सामने इसका मफ़हूम रखा है। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि किसी की गीबत या किसी की बुराई या किसी की ऐब जोई ना करें। गीबत कहते किसे हैं? एक शख्स में कोई ऐब है, आप उसके पीठ पीछे उसकी बुराई करें। मिसाल के तौर पे एक शख्स गंजा है, एक शख्स मोटा है, अब आप उसे जब उसके सामने मुंह पे कहेंगे मोटे तो उसे बुरा लगेगा ना। इस तरह आप कोई भी शय है उसके बारे में, चाहे वो बुराई इसके अंदर मौजूद है, आपने कहना नहीं। और अगर बुराई नहीं है फिर आप कुछ कहते तो वो बहुतान जो झूठे जो आपने भी बयान फरमाया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये हदीस भी बयान फरमाया और कुरान की आयत भी ये कि अगर कोई गिबत करता है तो वो मुर्दा भाई का गोश्त खाता है, इतना बड़ा गुनाह, फिर ये गुनाह कबीरा है। फिर एक बात याद रखिएगा, गिबत क्या है? गिबत सिर्फ जब तक, एक होता है ना कि आप अल्लाह से तौबा कर लें, झूठ बोला आपने कोई ऐसा गुनाह किया, एक होता है हुकूकुल्लाह, ये हुकूकुल इबाद में से बिल्कुल, और हुकूकुल्लाह से बढ़तर है हुकूकुल इबाद। उसामा भाई बैठे, अब मैं इनकी कोई बात, इनके बारे में गलत बात कर दूं, इनकी ऐबजोई कर दूं, जब तक मैं उसामा भाई से माजरत नहीं तलब करूंगा अल्लाह भी माफ़ नहीं फरमाएगा। तो ये याद रखिएगा कि गीबत करने वाला ये सोच ले कि जब तक वो उस बंदे से माफ़ी नहीं मांगेगा अल्लाह माफ़ नहीं फरमाएगा। फिर इसी तरीके से जिसके ऐबजोई की है, गीबत की है, यकीन माने हदीस पाक का मफहूम यहाँ तक कि जब तक वो बंदा खुद उसमें मुब्तला ना हो जाए वो दुनिया से जाता नहीं है। यानी जिस हवाले से जो बात की गई है उन्हीं हालात में वो खुद भी मुब्तला जब तक नहीं होगा तब तक उसका चैप्टर क्लोज नहीं बिल्कुल। तो इसलिए इससे बचना चाहिए। बहुत ख़तरनाक चीज़ है और इतनी ख़तरनाक है कि वही आजकल की जो लैंग्वेज है उसमें ये बोलते हैं ना कारमा, मतलब आप जो करते हैं वो रिवर्सल होता है, दोबारा पलट कर आता है। तो इस हवाले से भी लोगों को सोचना चाहिए लेकिन सोचते नहीं हैं। अपनी नशिस्त का दोबारा से हम आगाज़ करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी सहरी ट्रांसमिशन बाराने रहे। अच्छा जी, दस्तरखान हमारा यहाँ सजा हुआ है। खदीजा ने हमारे लिए बनाया था टिक्का, और टिक्का कैसा लगा है मैं अपने मेहमान से पूछती हूँ। तो उसामा आप बताइए कि क्या? बेहतरीन, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा लगा आपको? नॉर्मली आप वैसे सहरी में क्या खाते हैं? नॉर्मली जो है वो अंडा ही चलता है ज़्यादातर जो चलता है। अच्छा, मैं जो सिर्फ अंडा? नहीं, मैं जो खा रहा होता हूँ सहरी के अंदर वो इसी किस्म की चीज़ें होती है। प्रोटीन ले रहा होता हूँ, चिकन टिक्का खा लिया, सूप पी लिया, चीज़ें मेरी सहरी मुख्तलिफ होती है लेकिन एग्जैक्टली फ़िलहाल चल रही है। ओके। घर में जो बन रहा होता है तो वो फिर निहारी भी आ रही है, तो बिरयानियाँ भी चल रही हैं। तो वो एक माहौल बना हुआ होता है रमज़ान का, सहर का अपना। ओके। तो खदीजा आपने तो पहले ही खा बा कि बिल्कुल रैप अप किया हुआ, अपनी प्लेट साफ़ की हुई है? हाँ, मैंने खा लिया। मुझे बहुत ये है खदीजा की चालाकियाँ। वो कहती है कि मैं पहले ही खा लूँ, जैसे ही कैमरा ऑन होगा तो मेरा मुंह चलता हुआ नजर नहीं आना चाहिए। हाँ, ऐसा ही। अच्छा जी, मुफ्ती साहब से पूछते हैं, वो भी रुक गए हैं, सब रुक गए हैं, ऐसा क्या हो गया? मैंने भी रोका है लेकिन खाना अच्छा बना इसलिए और ले लिया है मैंने। अच्छा, जब बिल्कुल आप जारी रखिएगा सिलसिला खाने का भी, क्योंकि अभी बहुत टाइम है सहरी के वक्त को ख़त्म होने में। कैसा लगा, कैसा आपको? बहुत अच्छा है। सबसे पहले कि जायका थोड़ा यूनिक है, मतलब कि ये वाइट कढ़ाई कह लें या वाइट आप टिक्का बनाए, चिकन कढ़ाई बनाइए, लेकिन इसका जायका और अच्छा है। और सबसे बड़ा कि बैलेंस है हर चीज़। ओके, ये हम पराठे के साथ भी नोश फरमा सकते हैं, है ना? हाँ। अच्छा, ये वो वाला टिक्का नहीं है जो ड्राई हो, इसमें थोड़ी सी ग्रेवी सी है। हाँ, तो जब ये अच्छा लग रहा है। अच्छा, कोई बचपन की याद आपकी हो ऐसी सहरी से रिलेटेड या अफ्तारी से, रमज़ान से रिलेटेड हो तो वो शेयर करें। अफ्तारी से रिलेटेड है मेरी रोज़ा कुशाई। अच्छा, सबको अपनी रोज़ा खुशाई ज़रूर याद रहती है। कल भी हमारे मेहमान यही याद होती है रमज़ान से रिलेटेड जो पहली होती है। मैंने हार पहनने की बड़ी जिद की थी। अच्छा, जिद की थी तो वो पहना नहीं रहे थे क्या? वो भूल गए थे भाई। इतनी ज्यादती क्यों हो जाती है बच्चों के साथ? और वो चने की चाट बनी हुई थी तो बिल्कुल एंड टाइम पे उठा के इमली चख ली थी। ओके,
ओके ये भी कल भी जो मेहमान थी उन्होंने यही कहा था कि वो छोटी थी तो जब उन्होंने रोज़ा रखा तो उन्होंने कुछ चख लिया था, तो यानी तकरीबन सारे ही बच्चे जब पहला रोज़ा रखते हैं तो कुछ ना कुछ चख लेते हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बच्चों की शरारत होती है या वाकई बेचारे बहुत ज़्यादा भूखे? देखिए पहली बात है कि उनके वो आदी नहीं होते, और इसीलिए हमारे दीन ने भी छूट दी कि अगर गलती से वो खा भी जाते हैं तो उनका रोज़ा नहीं टूटता, ताकि उनके दिल में भी एहसास पैदा हो कि अगर वो गलती से खा जाए तो अगर हमको टूट जाए तो फिर उनका दिल ख़राब हो जाए कि सारे दिन उन्होंने मेहनत की। इस्लाम इतना प्यारा दीन है कि उसने भी फरमाया कि अगर उन्होंने खा भी लिया है और बड़े ने भी खा लिया तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। ठीक है, एक तो गलती से खा लेते हैं, कुछ बच्चे नॉटी भी होते हैं ना, शरारत तो बच्चों की एक वो है, मतलब उनकी नेचर में होता है। देखिए जान के कोई भी करेगा तो वो तो जाहिर सी बात है कि टूट जाएगा, लेकिन नॉटी बच्चों के लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि बिल्कुल शरारत नहीं करनी और शरारत में कुछ नहीं खाना, गलती से खा लिया तो खा लिया। खदीजा, आप अपनी मेमोरी आज शेयर करें बचपन की। हम सबसे पूछ रहे होते हैं लेकिन आप नहीं बता रही होती हैं, तो आज आप बताएं कि बचपन में आप कैसे रोज़ा खोलती थी या आपकी रोज़ा खुशाई कैसे हुई? वो तो मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन मुझे एक हाँ, मुझे इतना याद नहीं है। इतना बचपन भी नहीं हुआ वैसे। मैं यही कहने वाली थी, आपका तो अभी बचपन ही चल रहा है। सही बात है, माशाल्लाह। हाँ, तो वो मुझे इतना याद नहीं है। बड़ी बात है। अच्छा, तो क्या याद है होता? मैं काफ़ी शैतान थी। मुझे याद है जब हम ईद की शॉपिंग पे गए थे तो वो शॉप थी तो वहाँ पे काफ़ी लोग जमा हुए थे ना, तो वहाँ पे मुझे ना एक पिन मिली थी, तो वो पिन लेकर जो है ना मैं सबको चुप रही थी। वेरी गुड। इतनी नॉटी आप वैसे अभी लग नहीं रही हैं जितनी आप बता रही हैं नहीं, कहानी। मैं बचपन में काफ़ी शरारती थी, बहुत थी। ओके, तो ये आप ईद की शॉपिंग जब करने जाती थी तब पिन चुभोती थी? हाँ, मैं काफ़ी छोटी थी उस वक्त तो मैं, लेकिन वो बस एक मस्ती थी ना कि क्या होता है देखने के लिए, तो सब ये कौन है रिएक्शन लेने के लिए, अटेंशन सीकर होता है बच्चा स्पेशली कि कुछ ना कुछ कर। अच्छा, ड्रिंक्स आप लोगों ने ट्राई नहीं की? बड़ी अच्छी स्मूदी बनी है स्ट्रॉबेरी की, इट्स वेरी हेल्दी एक्चुअली। ट्राई करके देखते हैं। इट्स सो डिलिशियस। और अच्छी बात है कि पहले के लोग लस्सियाँ पीते थे, है ना, तो ये लस्सी का नेमुल बदल है, समझे, ये फ्लेवर्ड लस्सी है क्योंकि हमने इसमें दही डाली थी। अच्छा, उसामा मुझे ये बताइए कि जिस तरह से AI आया, बहुत सारी चीज़ों को रिप्लेस कर दिया, कामों को रिप्लेस कर दिया, अब ये खाना वाने का सिस्टम है, तो अनकरीब मतलब इतना कितना टाइम पीरियड होगा कि हमारे घरों में हमारे जो हेल्पर्स हैं उनकी जगह हम रोबोट्स को कब लेकर आ रहे हैं, लाइक हमारे खाने वो बना रहे हैं? देखें, खाने वो बना रहे हैं। GPT 2.5 का 2019 में एक्सेस था, तो उस वक्त जो बेहतरीन चीज़ करता था वो रेसिपीज़ बताता था। अच्छा, पहले ही काम जो करता था, क्योंकि वो शॉर्ट रेसिपीज़ होती हैं वो बताता था। अब जहाँ तक आपने बात की कि हमारे घर में हेल्पर्स कब आ रहे हैं, खाली जो ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, वो ये है कि हम एज अ ह्यूमन हमारे पास इतनी प्रोडक्शन पावर नहीं है कि हम वो मैकेनिकल पार्ट जो बना सकें। ओके। जिस तरह एक पूरी लाइन चल रही होती है कार्स की, अगर आपने कभी फैक्ट्री देखी हो तो वो नॉन स्टॉप चल रही होती है, और चाइना के अंदर इनफैक्ट ऐसी फैक्ट्रीज हो गई हैं जो टोटली जो है वो सिर्फ रोबोट ऑपरेट कर रहे हैं, उसके अंदर इंसान, डार्क फैक्ट्रीज कहलाती हैं वो। अच्छा। डार्क फैक्ट्री, ना लाइट होती है, ना कोई ह्यूमन एसेंशियल नीड्स उसके अंदर मौजूद होती है, जैसे वॉशरूम नहीं है, पानी नहीं है, खाने का टाइम नहीं है, और वो 24 घंटे चल रही होती है डार्क फैक्ट्रीज, जो प्रोडक्शन लाइन जो होती है उसको कर रही होती है। ओके। इस तरह की एक प्रोडक्शन लाइन वाली रोबोट को बनाएंगे, वो फैक्ट्री चाइना के अंदर बन चुकी है। रोबोट को बनाएंगे। और अब जो ये जो आप कह रही है ना, पाकिस्तान के अंदर हम इनफैक्ट जब बात कर रहे होते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि चाइना जो है हमारा दोस्त भी है और पड़ोसी भी है। बिल्कुल। तो वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन आते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं। और हमने देखा अभी जो पिछले दिनों जो एक तनाज़ा भी बॉर्डर पे हुआ था 6-0 के नाम से जो बड़ा मशहूर है, उसके अंदर वो टेक्नोलॉजी वहाँ से हमारे पास आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी देर में टेक्नोलॉजी आएगी। एक मैंने देखा इनफैक्ट एक इन्फ्लुएंसर थे, एक जो AI रोबोट डॉग है, उसको लेके वो इस्लामाबाद के लेकर आए थे। यानी अब पेट भी एक्चुअल जो है हमारे, उनको लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमारे पास रोबोटिक पेट है। क्योंकि रोबोटिक पेट में ये है ना, आपको मेहनत ज़्यादा नहीं करनी, लिटर साफ नहीं करना, खाना नहीं देना, चार्जिंग पोर्ट पे लगाना, ऐसा ही है। और उसकी जो कीमत है वो कम होती है। तो इन मतलब अनकरीब 2 से 4 सालों के अंदर आप पाकिस्तान में पहले सोशियो इकोनॉमिक क्लास ए जो एलीट क्लास है उसमें आप देखेंगे कि इस तरह के हेल्पर्स जो हैं वो आ चुके होंगे, इंट्रोड्यूस हो चुके होंगे, और बन रही हैं वो लाइंस ना, मतलब कितने का अगर कोई अफोर्ड नहीं करना। रिसेंटली भी तो हुआ था कि चालान के लिए, ट्रैफिक चालान के लिए उन्होंने कहा था कि हम रोबोट्स जो है ना वो जगह जगह नस्ब कर देंगे। वो ड्रोन्स जो हैं वो हैं बिल्कुल फंक्शनल होना शुरू हो गए हैं। फिलहाल मेन शाहराह पे और चंद पॉइंट्स के ऊपर हैं। आप देखेंगे अनकरीब के हर
प्राइवेसी भी खत्म हो जाएगी, हर चीज़ खत्म हो जाएगी, एआई कंट्रोल होगा, डेटा का सेंटर पॉइंट बना हुआ होगा, लोग एक दूसरे को जान रहे होंगे इतनी स्पीड में। अब कराची, यही आपने एआई चालान वाली बात की, तो देखिए ना पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो चालान कर रहा है। अब आपको हर कराची की गाड़ी के अंदर पैसेंजर सीट और ड्राइवर दोनों सीट बेल्ट इंसान बन के लगाते हुए नजर आएंगे। पहले नहीं होता था, ये टेक्नोलॉजी कर रही है। यानी इंसान को कंट्रोल कर लिया है रोबोट्स ने, इंसानों के हाथ में नहीं आ रहा था लेकिन अब रोबोट्स के हाथ में आ चुका है। चलिए जी, ये डिस्कशन अपनी जारी रखेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक हम अपनी सहरी मुकम्मल कर लेते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी ट्रांसमिशन बाराने रहमत। सच अमानत है रब की, उसका पास रखो, ज़बान को पाक रखो, दिल को साफ़ रखो। आज का हमारा मौजू झूठ और गीबत पर है। मुफ्ती साहब भी मौजूद हैं और मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नेल्सन पेंट के हवाले से मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देती चलूँ कि नेल्सन पेंट की खुसूसियत ये है कि ये पेंट आपको 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है, जिससे आप कम पेंट की मिकदार में ज़्यादा एरिया पेंट कर सकते हैं। रंग ज़िंदगी का नेल्सन पेंट्स। जी मुफ्ती साहब और उसामा, आप लोगों को कैसी लगी हमारी जो सहरी थी? माशाल्लाह ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पेट भर के खाया या फिर फॉर्मेलिटी में रहे? पेट भर के ही खाया जाता है कि जब खाने खाया नहीं जाते हैं अच्छा, तो। नहीं, कुछ डाइट कॉन्शियस लोग होते हैं ना, कहते हैं नहीं अभी जगह थी लेकिन फिर भी उतना ही खाया जितनी रिक्वायरमेंट थी। वो तो वैसे मुफ्ती साहब बताएंगे, सुन्नत भी है कि थोड़ा कम ही खाया जाए। हाँ, पेट ये भर बात के ना। है। थोड़ा भूख का यानी कि आपको एहसास रहे और इतना पेट भर के ना खाएं कि आप फिर जो है ना कि नफ्स की सुनना शुरू कर दें। सिर्फ फरमाया कि आप थोड़ी खाली जगह छोड़ के रखें। अच्छा, लेकिन यहाँ तो भाई ओवरलोडेड हो जाते हैं, स्पेशली सहरी के टाइम पे तो ऐसा लगता है जैसे 200 साल के लिए आपको खाना नहीं मिलने वाला, तो आज ही खा लें। अच्छा सामा, मुझे बताइए कि हमारे मुल्क में जो एआई का सिस्टम है वो अगर हम कंपेयर करें वर्ल्ड वाइड तो हम पीछे हैं या उनकी शाना बशाना चल रहे हैं? नहीं, हम 1% भी नहीं होंगे। मतलब आप कंपेयर क्या है, मतलब मैं अपनी टैगलाइन ये बनाई थी कि इस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के अंदर पाकिस्तान को सर्वाइवल के काबिल बनाना है। कंप्लीट तो छोड़ें, आप कर ही नहीं सकते, आप कैसे करेंगे? आपके पास ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना आपके पास वो जो है एडॉप्शन है, ना आपके पास वो लिटरेसी रेट है, ना अवेयरनेस है, लोगों को पता तक नहीं है। तो आप कैसे कम्पीट तो आप कर ही नहीं सकते। आपको सर्वाइवल स्टेजेस के अंदर आने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जिसमें हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। सबसे पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, पाकिस्तान के अंदर डेटा सेंटर्स नहीं है, पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट नहीं है। यहाँ पे हम जहाँ बैठे हुए हैं, आप उठाएं अपना मोबाइल, जो आपके कनेक्शंस आ रहे होंगे, आप जो है कानों को हाथ लगा के स्ट्रीम करती हुई वीडियो बंद कर देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी हमने रिसेंटली भी हमारी मेहमान आई हुई थी, वो मिनिस्टर हैं आईटी और टेक्नोलॉजी की, पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं। उन्होंने हमें ये वादा करवाया है कि अगले 1-1.5 साल के अंदर ये जो इंटरनेट का इशू है ना, ये रिजॉल्व हो जाएगा। और एक और चीज़ भी है, एक न्यूज़ आ रही थी कि फायरवॉल भी इन्होंने ख़त्म कर दिया, जिस पे इतना $1 मिलियन का इन्होंने बजट लगाया था, जिसका कोई फ़ायदा ऐसा सच हुआ नहीं है, लेकिन अब वो ख़त्म कर रहे हैं। तो इस हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है आपको? बिल्कुल है। फायरवॉल जो लगाई थी बेसिकली वो ये थी कि जितना भी डेटा इंटरनेट के ऊपर इधर से उधर जाए उसके ऊपर स्क्रीनिंग कर सके, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ जो है वो फाल नहीं हो सकी थी। अच्छा, 5G टेक्नोलॉजी जो हम ला रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर कनेक्शन के मसले थे, आप जो है पाकिस्तान के अंदर जो है उस तरीके से चीज़ें नहीं कर सकती। आप वो वादा करके गई हैं, अल्लाह करे वो पूरा हो जाए, वरना वो वादा ही किया जो वफा हो जाए। तो जो है पाकिस्तान के अंदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो है अभी हम बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं। ओके, तो देखें अब क्या होता है। तो आपको क्या ऐसी मदद है जो कि गवर्नमेंट सेक्टर से दरकार होगी, या अगर आप इदारों को परस्यू करना चाहें या रिक्वेस्ट करना चाहें कि वो आपका साथ दें इसमें? इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें किसी भी पहले क्या होता था, पाकिस्तान जो है वो सिल्क रोड का हिस्सा है, पता है आपको, सीपैक जो है हमारा उसी रूट में जाता है। तो वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर था जिसके ज़रिए पूरी दुनिया के अंदर ट्रेड होती थी और वो एक बड़ा पैमाने पे था। आज के दौर का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड तो है ही है कराची के, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन उसके साथ साथ जो है ये इंटरनेट बेसिक ह्यूमन राइट्स के अंदर आ गया है। और आज हम इस मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर बैठ के भी रोज़ाना की बुनियाद पे रो रहे होते हैं, या अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को फ़ोन करके कह रहे होते हैं इंटरनेट बंद क्यों है भाई, या जो है वो हम मुख्तलिफ जो लाइन्स हैं उनके पैकेजेस करवा के फिर भी रो रहे होते हैं। हमारे पास और वो हर 6 महीने बाद तो शार्क आके आपके समंदर में वो हर 6 महीने के बाद एक शार्क आ जाती है, वो नहीं आती तो फिर कोई वो फायरवॉल आ जाती है, फिर वो चलती नहीं है, वो चली जाती है। फिर 5G का सिस्टम आता है, तो एक ये इन्फिनिट लूप है शिकायतों का, रोने धोने का, जो हमें ख़त्म करना होगा। पाकिस्तान को अगर तरक्की करवानी है तो पाकिस्तान के
जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर से बेहतरीन करना होगा। आप यकीन करें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, रोब्लॉक्स एक गेम है जी बिल्कुल। और उसके अंदर जो है वो छोटे छोटे बच्चे, इनफैक्ट एक स्टूडेंट थी मेरी 14 साल की जो 4-5 हज़ार डॉलर कमा के बैठी हुई थी। तो जब जो है अच्छा वो भी बड़ी मुश्किल से, जब उनकी स्ट्रगल्स, स्टूडेंट्स हैं ना, मैं अपना सेंटर चला रहा था, उनकी स्ट्रगल्स देख रहे होते हैं, कोई फाइल डाउनलोड करनी है, कोई मॉडल डाउनलोड करना है, किसी सर्वर से कनेक्टिविटी करनी है, तो पाकिस्तान के अंदर चीज़ें तबाह हो जाती हैं, आप नहीं कर सकते। आप जो है फ्रस्ट्रेशन के अंदर बैठे हुए होते हैं कि यार एक 200 GB की फाइल का डेटा है, वो डेटा सेट मुझे डाउनलोड करना है, अब उसके लिए बैठो पूरा दिन इंतज़ार करो। और उसके बावजूद भी जो है वो आप जो है जब काम करने जाते हैं यहाँ पर जो दूसरी चीज़ें, टेक्नोलॉजी, टैक्स इतना लगा दिया गया है कि कोई यहाँ पर बैठकर अपना LLM अगर उसको ट्रेन करवाना हो तो वो लाखों से तो कम की बात ही नहीं करता, क्योंकि वो GPUs वाले रिग आते हैं। तो अगर गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, वैसे तो हमने देखा है कि ट्रैक रिकॉर्ड है कि ऐसा हो नहीं सकता कभी, लेकिन वो इन चीज़ों के ऊपर ड्यूटीज़ कम करें, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें, फिर जो है यहाँ के बच्चे, यहाँ की आवाम, पाकिस्तानी लोग वो अपना रास्ता खुद निकाल लेते हैं। बड़े टैलेंटेड हैं वैसे हम। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और अभी तक भी जितनी तरक्की हुई है वो खुद साख्ता बेसिस पे ही नौजवानों ने स्ट्रगल की, एफर्ट्स की, तो वो यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे ये बताएं कि कौन से ऐसे हालात हैं या कंडीशंस हैं जिनमें झूठ जायज़ है? अच्छा देखें, बिल्कुल फ़ुक़हा ने जो फरमाया है कि चंद सूरत हाल में ये इंसान झूठ बोल सकता है। झूठ बोलने से मुराद कि वो डिपेंड करता है उस टाइम लाइन पर या उस माहौल पे। सबसे पहली बात कि जब मियाँ बीवी में आपस में तनाज़ा होने का ख़दशा हो और ऐसा ख़तरा हो कि आपस में तनाज़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उसमें हुक्म ये कि आप झूठ बोल के उस तनाज़े को रोक सकते हैं। अच्छा। लेकिन इससे मुराद ये नहीं कि आप एतमाद एक दूसरे का खो दें, बल्कि उससे मुराद ये है कि मिसाल के तौर पे खाना बनाया, खाना बनाने में मिर्चें तेज़ हो गई, बीवी ने पूछ लिया कि भाई खाना कैसा बना है, तो उसकी दिल आज़ारी ना हो तो आप ये कहते हैं खाना अच्छा बना है। हालांकि ये झूठ है, लेकिन ये नहीं कि आप कोई ऐसा फेल अंजाम देकर आ रहे हो और उसको इस तरह और से आप अपने कहेंगे आप को भाई के बचा झूठ लिया। बोलना जायज़ है तो मैं बीवी से झूठ बोल देता हूँ, तो ये चीज़ जायज़ नहीं। ये क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ ये क्लैरिटी नहीं मिलती। हाँ, तो अब फिर कुछ लोग ये बात करते हैं कि भाई मियाँ बीवी में झूठ बोलना जायज़ है। झूठ बोलना क्या जायज़ है ये भी तो बताएं कि अगर मिसाल के तौर पर शरबत बनाया, चीनी ज़्यादा हो गई, बीवी ने बोला कितनी अच्छी बनाई शरबत, मिला हाँ बहुत अच्छी बनाई, अगर आप कहेंगे तुमने चीनी नहीं डाल दी, उसका दिल खराब हो जाएगा। हाँ, कहीं ये ना हो ना कि मर्द हजरात जो शौहर हैं वो बीवियों से हर बात ही झूठ बोलने लगे कि नहीं भाई हमें तो माफ़ी है बीवी से झूठ बोलने। इसी तरीके से अगर बीवी के सामने शौहर आया, उसने कपड़े पहने हुए और अगर कपड़े उसके ऐसे इतने खास नहीं लग रहे और वो अपनी बीवी से पूछता है कि भाई मैं कैसा लग रहा हूँ, तो उसकी बीवी कहते हैं कि हाँ भाई तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, हालांकि वो उस टाइम इतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये इसलिए कि दोनों में उनसियत कायम रहे, इससे मुराद ये। इसी तरीके से आपके पार्टनर्स हैं, आपके दोस्त हैं जो आपके साथ मुखलिस हैं, अगर किसी बात पर नाराज़गी हो गई तो तीसरा जो दोस्त है उनके दरमियान सुलह कराने के लिए ऐसा झूठ बोल दे कि भाई फलां बंदा तुम्हारे लिए ये गुमान रखता है, हालांकि वो गुमान रखे ना रखे कि फलां ने तुम्हारे लिए ये अच्छाइयाँ बयान किए, दूसरे से कि फलां ने तुम्हारे लिए ये अच्छाइयाँ बयान किए, तो इससे होगा क्या कि दोनों के दिलों के अंदर से वो कुदरतें निकल जाएंगी जो आपस में पैदा हुई हैं। तो दो दोस्तों को सुलह कराने के लिए भी आप झूठ बोल सकते हैं, इतनी सी बात है। यानी मकसद आपका अच्छा होना चाहिए, तो उसकी वजह से आपके वो गुनाह में काउंट नहीं होगा। बस कंडीशन होना है, अच्छा भी हो और कंडीशंस भी हो, और जो आप फेल अंजाम दे रहे हैं कि वो ऐसा मुर्तकिब ना हो। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा गंदा काम कर रहा है और कहे कि भाई तुम्हारा दोस्त ने कहा तुम ये काम करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, तो बात ये है हमें देखना चाहिए कि झूठ बोलने की इजाज़त तो है, लेकिन झूठ ऐसा ना हो कि वो गुनाह की तरफ और राग़िब कर दे। हाँ, और बाद में उसके रिपरकशन। बिल्कुल बिल्कुल। एक और बात समझाने की है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुफलिस कौन है। मैं वक्त से बाद 2 मिनट बात कर सकता हूं? जी जी बिल्कुल कर सकते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुफलिस कौन है। सहाबा कराम से पूछा, तो सहाबा कराम ने या रसूल अल्लाह जिसके पास माल और दौलत वो मुफलिस है। फरमाया नहीं, मुफलिस असल में वो शख्स है जब क़यामत का दिन आएगा तो उसके पास बहुत सारी नेकियां होंगी। अच्छा। और तराजू में जब तोला जाएगा तो नेकियों का पड़ला भारी हो जाएगा, गुनाह का पड़ला कम हो जाएगा। अच्छा। तो वो बड़ा खुश होगा, तब तो जन्नत में जानी है। फिर उसके उन लोगों को लाया जाएगा जिनके साथ उसके मामलात थे, जिनसे झूठ बोला होगा, जिनसे ग़ीबत की होगी,
अब वो सारे खड़े होंगे जिनसे माल लेन देन क्या होगा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला वो राशि तो माल तो उन्हें दे नहीं सकता, उसकी नेकियां उधर पलट के चली जाएगी, किसके पास चली जाएगी, जिनके साथ ये मामला था। आखिर में सुबह कुछ नहीं बचेगा, वो शख्स अल्लाह के वो मुफलिस है। तो मालूम ये चला कि हमें अपने नेकियों पर नाज़ नहीं होना चाहिए, हमें हर गुनाह से बचना चाहिए। अल्लाह ही की रहमत से जन्नत मिलती है, अल्लाह ही की रहमत से रज़ा मिलती है। यानी नेकियां भी खसारे में बदल सकती हैं बिल्कुल, अगर बिल्कुल। गीबत और झूठ का साथ अगर आपने दिया। अच्छा मुझे बताइए कि बहतान और गीबत में क्या फ़र्क है? इसके साथ साथ अगर कोई किसी की शिकायत लगा रहा है तो क्या वो शिकायत लगाना गीबत में आएगा, शुमार होगा? बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, बहतान इसे कहते हैं, एक शब्द में ऐब नहीं है। एक शख्स से ज़ैद वो सिगरेट नहीं पीता, आप उसको कहें फला ज़ैद सिगरेट पीता है, तो हालांकि गुनाह है और उसमें था ही नहीं है ऐब, तो ये बहतान, और ये गीबत से बड़ा गुनाह है। अगर वो शख्स ये काम करता था, ये फेल अदा करता था, तो ये ऐब था उसमें, तो ये तो गीबत हुई। लेकिन बहतान और गीबत में सिंपल सा फ़र्क ये, इसकी डेफिनेशन ये है कि जो शख्स ऐब, जिस शख्स में वो ऐब ना हो और फिर भी वो ऐब जाहिर किया जाए तो वो बहतान है, और शीशक में ऐब है बताया जाए उसके पीछे तो वो गीबत है। दोनों के बड़े बड़े अल्लाह ताला ने जो है बंदे को गुनाह के आदाब देने, लेकिन ये याद रखिए गीबत भी बड़ा गुनाह है और गीबत से बड़ा गुनाह बहतान है। दूसरा सवाल क्या था आपका? कि बुराई अगर कोई किसी की कर रहा है या उसकी शिकायत कर रहा है, बात याद रखिएगा, अगर किसी की ऐसे ऐब से आपके इदारे को, आपकी ज़ात को, आपकी फैमिली को नुकसान पहुंच रहा है, उस शख्स से उसके ऐब बयान करना ताकि उसकी इस्लाह हो जाए, वो इस्लाम ने जायज़ करार दी। मिसाल के तौर पे आपके ऑफिस में कोई बंदा काम करता है, लेकिन वो ऐसा काम जिस तरह आपके ऑफिस में करना चाहिए सही से नहीं करता, सुस्त है सब चीज़ें, तो आप अपने बॉस से इसके बारे में बात करते हैं, इसलिए नहीं कि आप नंबर बढ़ा रहे हैं, इसलिए ताकि उस शख्स को जाना जाए, उसको तंबी की जाए, तो ये जाए। ओके ओके। जो बात सामने ना कह सको पीछे क्यों दोहराते हो, अपने हाथों अपने ही आमाल क्यों बिगाड़ते हो? इसी हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी सहरी ट्रांसमिशन पर आने। बराने रहमत सहरी ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गीबत और झूठ के ऊपर हम बातचीत कर रहे थे, तो एक सवाल है कि गीबत जो है और जो झूठ है, वैसे तो पार्ट ऑफ नेचर है हमारा, लेकिन इससे बचा कैसे जा सकता है? कोई एक फार्मूला बताएं। सबसे पहली बात, लिमा तक़ुलून मा ला तफ़अलून, वो काम क्यों कहते हो जिस पर ख़ुद अमल नहीं करते। वजह ये कि सबसे पहले तो हम कोशिश करें कि गीबत या झूठ जिसे कहते हैं, ये वो दोनों गुनाह हैं कि आप ये समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने इस पर मुझे माफ़ी तभी देनी है जब मैं जिसकी गीबत कर रहा हूँ वो माफ़ करेगा। तो आप ऐसा फेल ही अंजाम ना दें कि भाई अब मुझे माफ़ी मांगना चाहिए। आम तौर पे एक इंसान, जो आज के दौर के जो लोग हैं, वो माफ़ी मांगने में बड़े कतराते हैं, तो जब उनके दिल में ये बात आ रही कि मुझे बिला वजह किसी से माज़रत करनी पड़ेगी, माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तो शायद उनको ये एहसास है कि मुझे ये काम नहीं करना। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि देखें, ये एहसास बहुत आसान है। अगर आप 10 उन लोगों के पास बैठेंगे जो कि एक गलती करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर 10 गेम खेलने वालों के साथ बैठेंगे तो 11वें गेम खेलने वाले आप होंगे। इसी तरह आप 10 गीबत करने वालों के साथ ग्रुप बनाकर बैठेंगे तो 11वीं गीबत करने वाले आप होंगे। आप सबसे पहले अपनी सोहबत बदल दें। जब आप सोहबत बदल देंगे तो आप सच्चों के साथ रहेंगे, नेक के साथ। तो आप, इसलिए कुरान ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुबिल्लाहि वकूनू मअस्सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो सबसे ज़्यादा सिंपल आसान तरीका क्या है कि सच्चों के साथ रहें, गीबत करने वालों से बचें, आप खुद गीबत करने वाले से हट जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे। यानी सोहबत आप अपनी अच्छी करें, अच्छे लोगों में बैठें और उन लोगों में बैठें जो कि झूठ को बुरा समझते हैं, गीबत को बुरा समझते हैं। और इस चीज़ की आपको पहचान तभी हो जाएगी जब आप उसको किसी और की बुराई अपने सामने करता देखेंगे, तो आप जान लीजिए कि आपके पीठ पीछे भी वो बुराई करेगा। तो अब हमारे साथ उसामा हैं, इनसे ये पूछते हैं कि इखलाकियात भी बहुत ज़रूरी होती है और इंटरनेट के इस्तेमाल में स्पेशली और AI के इस्तेमाल में इखलाकी कदरें और इखलाकियात का किस तरीके से हम
वो कर सकते हैं, मतलब ख्याल कर सकते हैं? कोई नौजवानों को आप मैसेज देंगे कि इन उसूलों के तहत आपको करना चाहिए? बिल्कुल यूज़? देंगे। और पिछले दिनों कुछ वाकयात भी बड़े हुए हैं, एआई से किसी की वीडियो बना के वायरल कर देना, एआई की तस्वीर बनाना, एआई से तस्वीर बना के ब्लैकमेल करना, ये सारे मामलात हुए हैं। तो इखलाकी कोई भी टेक्नोलॉजी होती है, शुरू में जब हम थे इंटरनेट बहुत बुरा है सुनते हुए आ रहे थे, उसके प्रो हैं कॉन्स हैं, इसी तरह एआई के प्रो हैं कॉन्स हैं, एथिकली मॉरली। देखें ये जो हमारे जो एआई टेक इन्फ्लुएंसर तो है नहीं पाकिस्तान में, लेकिन जो इस टेक्नोलॉजी को जानने वाले इन्फ्लुएंसर है, उनका ये फ़र्ज़ है उनके ऊपर कि वो ये आवाज़ बने और बुलंद करें, बताएं, नई जनरेशन को बताएं कि भाई हर चीज़ जो है वो तुम मजाक में नहीं ले सकते, किसी को ब्लैकमेल करने के लिए, नेगेटिविटी के लिए तुम ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी एथिकली मॉरली जो वैल्यूज़ हैं उसको इस तरह स्कूल के अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम चलने चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इतना पावरफुल टूल है कि आप यहाँ पे बैठे बैठे पिक्चर खींच के अभी जेमिनाई के अंदर पीछे जो भी जिसको भी खड़ा करना चाहूँ मैं उसको अपने सोफे के पीछे खड़ा कर सकता हूँ। तो उसको किस तरह यूज़ करना है, उसमें अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, क्या आपकी लिमिटेशंस हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो सिखाना ज़रूरी है स्कूल के अंदर। तो ये चीज़ें तो हैं। यानी स्कूल में भी इसके अलावा वालिदैन को भी मेरे ख्याल से इस हवाले से ना थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, अपने आप को अवेयर करना चाहिए ताकि वो उनकी ट्रेनिंग कर सके जो हमारी नई जनरेशन। इस पर याद आ गया, वालदा बचपन में उन्होंने इंटरनेट चलाना सिर्फ इसलिए सीखा था, कंप्यूटर चलाना, इंटरनेट चलाना, कि वो हमें देख सके कि हम कर क्या रहे हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये इंटेलिजेंस है हमारी माओ की, और माँ जो होती है वो कहीं ना कहीं से वे निकाल लेती है अपने बच्चों पर नजर रखने के लिए। 100%। बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ आने का और वक्त निकालने का और इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें हमारे साथ शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगी कि इतनी अच्छे सवालात हमारे थे, उनके इतने क्लैरिटी के साथ हमें जवाबात मिले हैं और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस नशत से। और आज भी मैं यही दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला हमें झूठों की कंपनी से बचाए, झूठों की सोहबत से बचाए और गीबत करने वाला ना बनाए, क्योंकि अंजाम आप जानते हैं ये सब गुनाह हैं और इससे माशरे में भी बिगाड़ पैदा होता है। तो आज की सहरी ट्रांसमिशन का वक्त यहीं ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखिए और अपनी मेज़बान महविश को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।